तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। उम्मीद है कि तुम लोग अच्छे ही होगे, लेकिन मैं यहाँ पे अच्छा नहीं हूँ। जैसा कि तुम लोगों को मेरी आवाज़ से तो समझ में आ ही गया होगा। हाँ, मैं दोबारा से बीमार पड़ चुका हूँ और अभी भी बीमार ही हूँ। इस चक्कर में मैं जो मैट डीमन की वीडियो बना रहा था, उसको 12 मिनट तक बनाने के बाद उसका 1 मिनट भी अब तक आगे बढ़ा ही नहीं पाया, क्योंकि मैट डीमन के चक्कर में इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा ही डिले हो रही थी। इसीलिए मैंने उस वीडियो को अभी बनाना छोड़ करके इस वाले वीडियो पर ही फोकस कर रहा हूँ। और इसके साथ ही भाई मैं तुम लोगों को बताता चलूँ, इसके अभी लगभग 18 चैप्टर और बचे हुए हैं। उसके बाद इसका सीज़न 2 ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक कि ये सीज़न 2 चल रही है तब तक सिर्फ और सिर्फ इसी की वीडियो आएगी। तो इसीलिए भाई तुम लोग मज़े करो। और रही बात मैट डीमन वाले मानवा की, इसके सीज़न 2 के ख़त्म हो जाने के बाद मैं उसके पूरे सीज़न 1 को कंप्लीट करने के बाद ही इसके दोबारा एक और नए सीज़न को शुरू करूँगा। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, अब तो ठंडी ही आने वाली है, तो अब मेरे को फुल टाइम मिलेगा वीडियो बनाने का। उम्मीद तो यही है कि टाइम मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का, लेकिन बाद की बातें बाद में ही देखी जाएगी। अभी तुम लोग वीडियो को एंजॉय करो। तो पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था, जो ईलोंग के हाथों को ठीक करने के लिए लैंड ऑफ तगाता को ढूंढते ढूंढते इन टकले मॉन्क्स के पास आ गया था, जहाँ पे इन मॉन्क्स से मिलने के बाद एक मूंछों वाले टकले ने एक कहानी बताना शुरू कर दी, जहाँ पे एक गॉड ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था और इनको बचाने के लिए तभी वहाँ पे डीमन गॉड आ चुका था। फिर जैसे ही यहाँ पे डीमन गॉड की एंट्री हुई थी, उसी के साथ ही हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है और वहाँ पे हमें एक बहुत ही बड़े धमाके को दिखाया जाता है, जहाँ उस धमाके का मलबा इन टकले मॉन्क्स के ऊपर भी जाता है। फिर उस मलबे को उड़ाने के बाद हमें डीमन गॉड और वही पीले वाले चमन को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों ही आपस में लड़े जा रहे होते हैं। जहाँ पे वो चमन अटैक किया जा रहा होता है और डीमन गॉड उसके सारे अटैक से बचे जा रहा होता है। फिर डीमन गॉड उस चमन के सारे अटैक से बचने के बाद जब खुद का अटैक करता है तो वो डॉज कर लेता है, लेकिन डीमन गॉड उसको यूं ही थोड़ी जाने देने वाला था। डीमन गॉड अपने हाथों को बढ़ाता है और उसको कॉलर से पकड़ के दीवार पे तेजी से फेंक देता है, जहाँ ये पीले बाल वाला चमन दीवार से टकराने के बाद वहीं पर ही लेटे लेटे अपने तलवार का यूज़ करते हुए वहाँ पे क्यूआई का ढेर सारा तलवार बनाता है, जहाँ ये देख करके डीमन गॉड भी स्माइल करता है और वो भी अपने डिमोनिक क्यूआई का यूज़ करते हुए इन्फर्नल डिमोनिक रिंग वॉल के नाम का एक अटैक बनाता है और उस चमन के ऊपर कर देता है। जहाँ उन दोनों के अटैक को टकराने के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसमें डीमन गॉड का तो कुछ नहीं होता, लेकिन उस पीले वाल वाले चमन की ऐसी की तैसी हो जाती है। उसके पूरे शरीर में छेद ही छेद हो जाते हैं और इसी के साथ ही वो लुक्कड़ का एक छेदी लाल बन जाता है। लेकिन ऐसा होने के बाद इसके शरीर से एक लाइफ सीलिंग स्पिरिचुअल टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है, जिसमें से ढेर सारे मंत्र निकलते हैं और वो डीमन गॉड को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। फिर वो सारे मंत्र जैसे ही डीमन गॉड को घेरता है, वैसे ही डीमन गॉड की बॉडी बेजान होकर के ऊपर से नीचे गिर जाती है। डीमन गॉड की बॉडी के नीचे गिर जाने के बाद पीछे से मूंछों वाला टकला नरेट करते हुए बोलता है, डीमन गॉड भी उस डिवाइन इंडिविजुअल के सामने 10 सेकंड भी नहीं टिक पाई और मारी गई। मूंछों वाले टकले के मुंह से ये बात को सुन के एबोट एकदम हैरान होते हुए सोचता है, डीमन गॉड जो कि अनफैथमेबल रियलम के भी ऊपर जा चुका था, जहां तक कि तब के टाइम पे इंसान पहुंच सकते थे और एक नए रियलम तक जाने वाला था, जिसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रियलम, वो भी उसके सामने 10 सेकंड नहीं टिपकाया। आखिर ये चीज रियलिटी में पॉसिबल भी कैसे है। एबॉट के सोचने के बाद मूंछों वाला टकला बोलता है, अमित वाल, लेकिन जब वो ब्लडी बैटल वैसे ही अचानक से खत्म हो गई, तो फिर डीमन गॉड के गले में जो नेकलेस लटका हुआ था उसके अंदर से एक अजीब सी ही क्यूआई निकलनी शुरू हो गई थी। इस चक्कर में एक अननोन से रीजन की वजह से वो डिवाइन इंडिविजुअल वो देख करके शॉक हो गया और उसी वक्त ही उस जगह से भाग खड़ा हुआ। जो ये सुन के हैरान होते हुए सोचता है, हैं सच में? वो नेकलेस की निकलती हुई लाइट को देख करके बिना पीछा देखे अपनी जीती हुई बाजी को छोड़ करके सीधा वहां से भाग गया। अब मूंछों वाला टकला दोबारा बोलता है, इस बेनिफैक्टर के गले में जो नेकलेस दिख रहा है वो एकदम ही सेम है जैसा कि डीमन गॉड के गले में था।
एबॉट ये सुन के बोलता है, अमितवा आप ये कौन सी बकवास करनी शुरू कर चुके हैं दोबारा से। एबॉट ये बोल के अपने मन में सोचता है, डीमन गॉड का जो एरा है वो अभी से कितना पुराना था। आखिर ये बोमस्योंग ने वो कहावत के उस ट्रेजर को इतनी आसानी से रिकॉग्नाइज कैसे कर लिया। तभी फिर जो बोलता है, एक्सक्यूज मी, आपके इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो गई? ये मेरे क्लैन का एक ज्वेल है। जो ये बोल के अपने मन में सोचता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये जो ज्वेल है राइटियस हेवनली ब्लड जेड, वो हमारे जो क्लैन में जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता हुआ आ रहा है। ये चीज़ भले ही पास्ट में भी एग्जिस्ट किया करती थी, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि डीमन गॉड हमारे जो क्लैन से इन्वॉल्व हो रखा हो कभी। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ भी होता तो ब्लड जेड के अंदर जितने भी मेरे एंसेस्टर हैं उनमें से कोई ना कोई तो उनसे मिला ही होता, और अगर उनसे कोई मिला होता तो उन्होंने से किसी ने उनके बारे में तो कुछ ना कुछ मेरे को बताया ही होता। मूछा वाला टकला जो की बात में बोलता है, अमित भा मैं आपसे सच ही बोल रहा हूँ बेनिफैक्टर, हमें कोई भी गलत फैमिली नहीं हुई है। जो बोलता है, मैं तुमसे सच ही कह रहा हूँ, ये मेरे क्लैन का ज्वेल है ना कि तुम्हारा। मूछा वाला टकला ये सुन के एकदम सीरियस सा फेस बनाता है और बोलता है, उनकी बॉडी अभी भी साउलिन में है। जो ये सुन के हैरान होते हुए बोलता है, हैं क्या बोला बे, क्या वो सच में डीमन गॉड की ही बॉडी है? मूछा वाला टकला बोलता है, हाँ बिल्कुल उन्हीं की है। एबॉट बोलता है, अमितवा क्या ये सच में सही है कि डीमन गॉड की बॉडी हमारे ही साउलिन में रखा हुआ है? मूछा वाला टकला बोलता है, हाँ बिल्कुल एबॉट। जो इसके बाद एकदम पते की बात बोलता है, क्या ये सच में ऐसा पॉसिबल भी है डीमन गॉड की बॉडी इतने लंबे समय तक यूं ही रहे? मूछा वाला टकला बोलता है, मैं इस बात को एकदम दावे से कह सकता हूँ, उनकी बॉडी अभी भी एकदम सही सलामत है और उनके गले में आपके जैसा ही एकदम ही सेम एग्जैक्ट पेंडेंट लटका हुआ है, और मैं इस बात की कंफर्मेशन के लिए अपनी जान तक को इस पे दाव पे लगा सकता हूँ। एबॉट बोलता है, मुझे पता है कि साउलिन के एबॉट की अथॉरिटी कहाँ तक जाती है, लेकिन वो प्लेस आखिर है कहाँ पे? मूछा वाला टकला बोलता है, वो धर्मा केव है एबॉट। एबॉट धर्मा केव के बारे में सुन के हैरान होते हुए बोलता है, धर्मा केव, ये तो ऐसी जगह है ना जहाँ पे मार्शल मॉन्क आते रहते हैं अपने बॉटल नेक को ब्रेक थ्रू करने के लिए। मूछा वाला टकला बोलता है, आप जो ये डीमन गॉड की बॉडी को यूं ही रिमेन्स कहे जा रहे हैं, वो कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि उनका जो अपीयरेंस है बिल्कुल ही वैसा है जैसा कि उनके मरते समय पे था, वो बिल्कुल भी नहीं बदला है इतने लंबे समय के बावजूद। जो ये सुन के सोचता है, आखिर डीमन गॉड का एरा कितना लंबा पुराना है, आखिर इतने समय तक एक ह्यूमन की बॉडी बिना कोई दिक्कत के रह कैसे गई? एबॉट बोलता है, ये तो सच में एक बहुत ही बड़े चमत्कार के जैसा है। जो बोलता है, क्या मैं खुद से जाकर के उनको देख सकता हूँ? मूछा वाला टकला बोलता है, यही तो वो कारण है जिसकी वजह से मैं एल्डर एबॉट के पास आया हूँ। किसी बाहर वाले को डीमन केव के अंदर लेकर के जाना वो कोई सिंपल सी बात नहीं है। एबॉट बुद्धा डीमन केव के बारे में सुन के सोचता है, ये भले ही अभी के टाइम पे कोई भी यूज़ का नहीं आ रहा, लेकिन वो जगह धर्मा केव के बहुत ही अंदर छुपा हुआ है, जहाँ पर कि वो सारे मॉन्क को रखा जाता है जो कि डिमोनिक कल्टिस्ट के साथ मिल चुके हैं या फिर क्यूआई डेविएशन में गिर चुके हैं। एबॉट ये सोच के मूंछों वाले टकले से बोलता है, तो आपके कहने का मतलब ये है कि डीमन गॉड के रिमेन्स जो कि हैं वो बुद्धा डीमन केव के अंदर ही कहीं पर हैं? मूंछों वाला टकला बोलता है, हाँ बिल्कुल। एबॉट बोलते हैं, लेकिन लोअर यार्ड ने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि इस बेनिफैक्टर को बुद्धा डीमन केव के अंदर लेकर के जाना है, जो कि साउलिन की सबसे ज्यादा नीच जगहों में से सबसे बड़ी नीच जगह है? मूंछों वाला टकला बोलता है, क्योंकि ये डीमन गॉड की आखिरी इच्छा थी। एबॉट बोलता है, हैं उनकी आखिरी इच्छा? मूंछों वाला टकला बोलता है, हाँ बिल्कुल, उनकी आखिरी इच्छा यही थी, अगर जियांगो में ऐसा कोई बंदा अपेयर होता है जिनके की गले में एकदम एग्जैक्टली उनके जैसा ही अगर नेकलेस हो, तो वो बंदा को उनके रिमेन्स के पास ले जाया जाए। एबॉट बोलते हैं, तो क्या गेस्ट रिसेप्शन हॉल का जो हेड है उनका इंटेंशन है लोअर यार्ड को रिप्रेजेंट करने का? मूंछों वाला टकला इस पे बोलता है, मुरीम की पूरी पूरी हिस्ट्री में
धर्मा लोअर यार्ड ही एक ऐसा लौता एसोसिएशन है जिसको कि डीमन गॉड के ट्रू नेचर के बारे में पता है। उनके नाम के विपरीत वो कोई एक डीमन नहीं है। चलिए छोड़िए उन सभी बातों को। भले ही धर्मा लोअर यार्ड का कोई भी मॉन्क क्यों ना होता, वो बिना किसी शक के डीमन गॉड के उस आखिरी इच्छा का सम्मान करता। एबॉट ये सुन के अपने लकड़े को पकड़ के बोलता है, चलो फिर ठीक है, मैं इस बेनिफैक्टर को ग्रांट करता हूँ कि ये बुद्धा डीमन केव में जा सकता है। जो ये सुन के एबॉट को थैंक यू बोलता है और इसी के साथ ही हमें सीन शिफ्ट होकर के एक केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जा रहा होता है और उसके आसपास वाले केव से बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती है, जहाँ पे वो सारी आवाज़ें अलग अलग मंत्रों का अपने अपने उच्चारण किए जा रहे होते हैं। जो ये सुन के सोचता है, ये टकले लोग सच में ऐसी सूखी बंजर सी जगह पे एटलीस्ट 3 साल या फिर उससे भी ज़्यादा बस इस पिल के ऊपर ही जिंदा रह करके अपने बॉटल नेक को ब्रेक थ्रू करने के लिए आते हैं। मैं सच में समझ सकता हूँ कि लोग यहाँ पर अपने ब्रेक थ्रू करने के लिए आते हैं, लेकिन इस जैसे एक बेकार सी जगह पे बहुत ही लंबे समय तक के लिए लेना, और वो भी एकदम वॉलंटियरली, ये तो सच में पागलपन है। जो कि ये सोचने के बाद ही ये तीनों चलते चलते एक दीवार के पास पहुँचते हैं, जहाँ पे मूंछों वाला टकला एक जगह से एक दरवाजे को ओपन करता है, जहाँ पे एकदम खतरनाक सी एनर्जी बाहर आ रही थी। मूंछों वाला टकला उस एनर्जी को देख करके बोलता है, ये ग्रीस फ्यूम पॉइजन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक तो नहीं होता, लेकिन इसको लंबे समय तक कंज्यूम करने की वजह से किसी की भी माइंड और बॉडी बहुत ही ज़्यादा थक जाती है। अगर आप इस पे थोड़ा सा भी इंटरनल एनर्जी को यूज़ करोगे तो ये आराम से बाहर निकल जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब इसी के साथ ही ये मॉन्क आपको जहाँ जहाँ लेकर के जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको वहीं पाथ पे जाना है, कहीं और नहीं जाना। टकले की ये बोलने के बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग चलते चलते एक खाई के पास पहुँच चुके होते हैं। जहाँ पे खाई के पास पहुँचने के बाद मूंछों वाला टकला बोलता है, प्लीज़ मेरे बाद जंप कीजिएगा। जो उस खाई को देख करके सोचता है, क्या ये टकला सच में पूरी तरीके से पागल हो चुका है, जो कि ये हमें बोल रहा है इस इतनी लंबी खाई के अंदर बिना कोई देखे कूद जाने के लिए। जो कि ये सोचने के बाद ही वो मूंछों वाला टकला खाई से कूदते हुए बोलता है, चलिए आ जाइए। एबॉट ये देख करके बोलता है, लोअर यार्ड का एक अंडरकवर मॉन्क की जो बातें होती हैं, उनका वजन किसी गोल्ड से भी बहुत ही ज़्यादा होता है। एबॉट भी ये बोलने के बाद वो खाई के पास जाता है और वहाँ से कूद जाता है। जो ये देख करके बोलता है, ये पागल टकले कहीं के, अब इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। जो ये सोचते ही खुद भी कूद जाता है उस खाई से, जहाँ खाई से कूदने के बाद वो गिरे ही जा रहा होता है, गिरे ही जा रहा होता है और गिरे ही जा रहा होता है। जो गिरते गिरते सोचता है, मैं भले ही अपने इंटेंट का यूज़ करते हुए अपने आप को संभाल सकता हूँ और यहाँ से उड़ते हुए भाग सकता हूँ, लेकिन ये बैटल फील्ड नहीं है जहाँ पर कि मेरी ज़िंदगी और मौत दांव पे लगी हुई है। इस वजह से मैं ये सच में बहुत ही ज़्यादा हेट करता हूँ अपने कल्टीवेशन बेस को इन शाओलिन को दिखाने से। इसके बाद गिरते गिरते जो को नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जैसे ही लैंड करता है तो वो और कुछ नहीं, ढेर सारे जाले होती हैं। जो उस जाली को देख करके अपने वाइट आइज ऑन करता है और आसपास देखते हुए बोलता है, आखिर ये क्या है। वाह, क्या सच में ये सारी सेलेस्टियल सिल्क वॉर्म से बनी सिल्क है। जो को इतनी आसानी से उन सारे सिल्क को पहचानता देख करके मूंछों वाला टकला बोलता है, अमित वाह, हमारे बेनिफैक्टर की आंखें तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी हैं, जो कि इन्होंने इतनी आसानी से इन सिल्क को पहचान लिया। दूसरी तरफ अपना जो अपनी लाट टपकाते हुए सोच रहा होता है, आखिर मैं इन सिल्क को बेचूंगा तो मेरे को कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा इनसे। फिर मूंछों वाला टकला सामने की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ये सारे के सारे हैं वो बुद्धा डीमन केव। टकला ये बोलने के बाद अपने मन में सोचता है, लेकिन भाई मेरे को ये समझ में नहीं आया, ये अच्छे मन से सोचता है या फिर बुरे मन से, ये तुम लोग डायलॉग सुन के डिसाइड कर सकते हो। मुझे भाई समझ में नहीं आया ये क्या सोच के बोल रहा है अपने मन में। टकला अपने मन में सोचता है, अगर एक बार तुम यहाँ पे एंटर कर गए तो यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं बाहर जाने का। यहाँ से बाहर वही लोग निकल सकते हैं जो कि अनफैथमेबल रियलम के हाई स्टेज पे हो और फ्लाइंग स्वॉर्ड को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हो, लेकिन उस स्टेज को अचीव करना इतना ज़्यादा आसान तो नहीं है। इसके ऊपर भी हमने जितने भी डिमोनिक कल्टिस्ट को यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है, भले ही वो लोग अपने इंटरनल आर्ट्स को कितना भी क्यों
ना जला ले, भले वो अपनी गुर्दे फेफड़े क्यों ना जला ले, वो कभी भी यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकते। इसी कारण की वजह से मैं तो इस बात के ऊपर भी डाउट करता हूँ कि उनके माइंड में कभी यहाँ से बाहर निकलने की थॉट भी आया होगा कभी। टकला ये सोचने के बाद और हमें इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो से बोलता है बेनिफैक्टर प्लीज मेरे साथ आइए। मुझोला टकला ये बोल के उन्हीं केव्स में से एक केव के अंदर जाता है जिसके अंदर से डिमोनिक क्यूआई एकदम भर भर के निकले जा रही होती है। जो उस डिमोनिक क्यूआई को देख करके सोचता है इतनी ज़्यादा प्योर और फैमिलियर क्यूआई पहले कहीं पर तो मैंने थोड़ा सा फील किया हुआ था। डिमोनिक डिवाइन आर्ट, ओ हाँ, बिना किसी शक के ये एकदम ही सेम है मेरे डिमोनिक डिवाइन आर्ट के क्यूआई से। अब मूंछों वाला टकला बोलता है अमित भाग, क्या आप पहले से ही इसको फील कर पा रहे हैं एल्डर अबॉट? इस केव के अंत में ही रखा हुआ है डीमन गॉड के रिमेन्स। अबॉट बोलते हैं मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा प्योर लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिमोनिक क्यूआई पहले कभी भी एनकाउंटर किया ही नहीं है। जो अबॉट की बातों को सुन के सोचता है प्योर वो तो थोड़ा सा सेंस बनाता है, लेकिन खतरनाक इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है एल्डर सॉर्ड के जो सुप्रीम डिवाइन टेक्निक था वो ओरिजिनली डिमोनिक डिवाइन आर्ट के लाइनेज के एकदम ही करीब है, या फिर मैं ही सिर्फ एक ऐसा लौता बंदा हूँ जिसको कि इन दोनों में ही फ़र्क नज़र नहीं आता? जो ये सोच के टकले से बोलता है एक्सक्यूज़ मी, क्या लेकिन आपने पहले नहीं कहा था यहाँ पे सिर्फ डीमन गॉड की बॉडी ही बॉडी होगी बस? इस तरीके की क्यूआई सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा मार्शल आर्टिस्ट ही अपने इंटरनल एनर्जी से निकाल सकता है बस। जो की बातों को सुन के मूंछा वाला टकला बोलता है अमित भा, इन सभी चीज़ों को वर्ड्स में एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। बेनिफैक्टर, अगर आप इसको खुद से नहीं देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी ही नहीं। टकला ये बोलने के बाद उस केव के अंत में चला जाता है जहाँ पे एक दरवाज़ा होता है और उस दरवाजे के अंदर से और भी ज़्यादा डेंस क्यूआई निकले जा रही होती है। उस डिमोनिक की के चक्कर में टकले की बुरी तरीके से फट चुकी होती है। टकला एकदम फटी हुई हालात में बोलता है बेनिफैक्टर जल्दी से जल्दी आप अंदर जाइए। जो जाते हुए सोचता है आखिर ये चीज़ इनको इतना ज़्यादा दर्द क्यों दे रहा है? जो ये सोचने के बाद जब दरवाजे के सामने जाता है और उसको खोल के देखता है तो डीमन गॉड के बॉडी के सामने ही तगाता बुढ़ा स्टैचू पड़ा हुआ होता है। जो उस स्टैचू को देख करके तो हैरान होता ही है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा हैरान होता है डीमन गॉड के चेहरे को देख करके जिसके ऊपर की रेड स्किन होती है। जो उसके स्किन के कलर को देख करके सोचता है बिना किसी शक के इसकी अपीयरेंस एकदम ही मूनलाइट सोसाइटी के लीडर के जैसी है, जैसा कि फिजिशियन सू वी कैंग ने डिस्क्राइब किया था। जैसा कि सू वी कैंग ने मुझसे कहा था मूनलाइट सोसाइटी का लीडर एक ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट है जिसने कि बहुत ही ज़्यादा इंजरी से सफ़र किया था हेवनली डिमोनिक कल्ट के रेबेलियन के टाइम पे, और एक स्ट्रेंज से कोइंसिडेंस की वजह से वो अपने आप को एक वैली में ट्रैप पाया था। तो फिर तो एकदम ही लॉजिकल सी बात है ना, डीमन गॉड जिसने कि हेवनली डिमोनिक कल्टिस्ट के रेवेलियन को लीड किया था वो मूनलाइट सोसाइटी का लीडर नहीं हो सकता। जो को यूं खड़ा खड़ा सोचता देख करके पीछे से मूंछों वाला टकला बोलता है बेनिफैक्टर, क्या आप कुछ गैस करने की ट्राई कर रहे हैं? जो इस पे बोलता है क्या ऐसा हो सकता है मूनलाइट सोसाइटी का लीडर ये बंदा है? मूंछों वाला टकला बोलता है हाँ बिल्कुल, ये डीमन गॉड के साथ साथ मूनलाइट सोसाइटी का लीडर भी है। जो ये सुन के बोलता है हैं, लेकिन क्या आपकी बातें कुछ सेंस भी बना रही है? मूनलाइट सोसाइटी का लीडर बिना कोई शक के एक राइटियस बंदा होना चाहिए था जिसने कि डीमन गॉड के रेवेलियन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंजरी से सफ़र किया था। मूंछों वाला टकला जो की बात पे बोलता है अमित भा, आपकी ये जो बात है वो लोअर यार्ड के सीक्रेट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं आपको इस बात को नहीं बता सकता हूँ। जो उस टकले के मुँह से इस बात को सुन के कुछ भी नहीं बोल पाता है और एकदम शांति में डीमन गॉड के बॉडी के पास जाता है और उसके पास के की को सेंस करके बोलता है भले ही हमारी इंटरनल की एकदम ही आइडेंटिकल है, लेकिन हमारी अकम्प्लिशमेंट की जो गैप है वो ऐसी बड़ी है जैसे कि कोई ज़मीन और आसमान हो। मुझे इनको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हाथी और चींटी हो। तो ये है जिसके बारे में कि एल्डर सॉर्ड गॉड ने मुझसे कहा था रियलम ऑफ ट्रू गॉड, डिमोनिक डिवाइन रियलम का 7th स्टेज।
जो जितने में इन सभी बातों को सोचा जा रहा होता है उतने में इसकी और डीमन गॉड की एनर्जी के आपस में क्लैश होता है और उस क्लैश के चक्कर में डीमन गॉड की एनर्जी और भी ज़्यादा तेज़ी में निकलने लगती है, जो उस एनर्जी से निकलने वाले प्रेशर को फील करके बोलता है इनका प्रेशर सच में बहुत ही ज़्यादा है, मैं अनफैथमेबल रियलम के बाउंडलेस स्टेज के बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ, लेकिन फिर भी इसमें मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। जो कि ये सोचने के साथ ही इन दोनों के एनर्जी का एक क्लैश होता है और उस क्लैश के साथ ही डीमन गॉड की बॉडी धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगती है। डीमन गॉड के बॉडी के गायब हो जाने के बाद उसके गले का जो लॉकेट होता है सिर्फ और सिर्फ वही होता है जो कि हवा में झूले जा रहा होता है। जो उस नेकलेस को देख करके एकदम ही हैरान होते हुए सोचता है ये तो सच में एग्जैक्टली सेम है राइटियस हेवनली ब्लड जेड के जैसा, जो कि अभी के टाइम पे मेरे पास है। डीमन गॉड की बॉडी के गायब हो जाने के बाद ये दोनों टकले भी अपने सिर को झुकाते हुए डीमन गॉड का नाम लेते हैं और इसके साथ ही डीमन गॉड का जो लॉकेट है वो जमीन पे गिर पड़ता है। जो उस नेकलेस को यूं ही गिरता देख करके उसको उठाने के लिए आगे जाते हुए बोलता है अब क्या, और अपने मन में सोचता है कम ऑन डीमन गॉड, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस बंदे ने अपने अपीयरेंस को अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ था वो मेरे आते ही एकदम ऐसे गायब हो गया जैसे कि वो कोई एक इल्यूजन हो। जो ये सोचने के साथ ही उस नेकलेस को उठा लेता है, फिर जैसे ही जो उस नेकलेस को उठाता है उसके अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी के निकलने के साथ ही वो नेकलेस भी गायब हो जाता है और एकदम एनर्जी के फॉर्म में इसके नेकलेस के साथ मर्ज हो जाता है। फिर वो एनर्जी जो के नेकलेस के साथ जैसे ही मर्ज होती है जो अपने सिर को पकड़ के सोचता है आखिर ये क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही वैसा ही फील हो रहा है जैसा कि मुझे ट्रांसमाइग्रेशन के वक्त फील हुआ था। ये तो बिल्कुल ही वैसी ही फीलिंग है जब मैंने सेंट्रल प्लेन्स में अपने पहले दिन अपनी आंखों को खोला था, जहां एक तरफ जो अपने सर को पकड़ के बैठा हुआ है वहीं दूसरी तरफ ये टकले मॉन्क अमितवाह अमितवाह करे जा रहे होते हैं। और ये मूंछों वाला टकला सोचता है ये जानना कि डीमन गॉड हमारे धर्मा लोअर यार्ड का हिस्ट्री में सबसे बड़ा बेनिफैक्टर और हेल्पर रहा है। धर्मा लोअर यार्ड के एक अंडरकवर मॉन्क होने के हिसाब से उनके आखिरी पलों को देखना और वो भी अपनी खुद की आंखों से, मेरे पास अभी के टाइम पे ऐसे कोई शब्द नहीं है जो कि मेरे ओवरवेलमिंग इमोशन को बता सके। डीमन गॉड की ऐसी आखिरी इच्छा को देखना बिल्कुल ही ऐसा है जैसे कि कोई बहुत ही लंबे समय से किया हुआ प्रॉमिस पूरा कर रहे हो। इसके बाद एबॉट बोलता है अमितवाह इस कारनामे के बाद ये तो साबित हो गया हमारे बेनिफैक्टर और डीमन गॉड का कुछ ना कुछ तो रिश्ता है ही। अभी जब यहाँ पे ये चमत्कार हुआ क्या उसकी वजह से हमारे बेनिफैक्टर के लिए यहाँ पे कुछ भी बदला है। जो ये सुन के बोलता है नहीं तो मुझे बस एक अचानक से सिर दर्द ही हुआ बस, उसके अलावा और कुछ कहाँ हुआ। जो ये बोल के अपने मन में सोचता है अंदर ही अंदर मैं ये होप करता हूँ क्योंकि डीमन गॉड के पास एक और राइटियस हेवनली ब्लड जेड है तो फिर मेरे पास कुछ और नई इन्फॉर्मेशन तो मिले। लेकिन यार ये कितना देर टाइम की बर्बादी है, मैंने इतना लंबा समय बर्बाद कर दिया बस डीमन गॉड के आखिरी पलों को देखने के लिए। जो ये सोच के मूंछों वाले टकले से बोलता है क्या आपको ट्रू लैंड ऑफ तगाता के बारे में कुछ पता है। मूंछों वाला टकला बोलता है उसके बारे में तो हमारे धर्मा लोअर यार्ड को भी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जो बोलता है लेकिन रुको जरा, क्या तुमने अभी कुछ समय पहले नहीं बताया था डीमन गॉड ही मूनलाइट सोसाइटी का लीडर है। मूंछों वाला टकला बोलता है जियांगो की जो ये अफवाहें हैं वो हो सकता है कि सच्चाई का एक छोटा सा टुकड़ा हो। ये हम्बल मॉन्क भी उस ट्रू लैंड ऑफ तगाता के रूमर्स के बारे में सुन रखा है, लेकिन मुझे भी इसके बारे में नहीं पता कि वो सच भी है या फिर नहीं। लेकिन अमितवाह क्या मैं उस रीज़न के बारे में जान सकता हूँ जिसके चक्कर में हमारे बेनिफैक्टर उस रूमर के पीछे पड़े हुए हैं। जो ये सुन के उन दोनों टकलों को सारी सारी कहानियों के बारे में एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से डार्क हेवन एसोसिएशन ने उन तीनों पे अचानक से अटैक कर दिया था। इस चक्कर में ईलोंग के हाथें किस तरीके से घायल हो गई और ईलोंग के घायल हुए हाथों को बचाने के लिए ही ट्रू लैंड ऑफ तगाता को वो ढूंढ रहा है। जो के मुंह से जियांगो की कहानी को सुन के मूंछों वाला टकला भागते हुए बोलता है अमितवाह बेनिफैक्टर अगर आपकी ये दिक्कत है तो फिर आपको इस जगह को एक बार देखना चाहिए। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे निशान हैं जो कि डीमन गॉड जब यहाँ पे रहा करते थे तब उन्होंने छोड़ा था। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर इसी में कहीं पे हो।
जो बोलता है हैं उन्होंने मार्क्स छोड़ रखा है। मूंछ वाला टकला बोलता है हाँ बिल्कुल, जिस समय से वो बुद्धिस्ट बने हैं उन्होंने अपने पूरे पूरे समय को अपने पास्ट के कर्मा को रिपेंट करने में लगा दिया है यहाँ पे। जो ये सुनने के बाद अपने तलवार को निकालता है और उसके अंदर से की को डाल के उसी को लालटेन बना देता है और उन सारे सारे टेस्ट को पढ़ने लगता है। जो को यूं इतनी आसानी से अपने स्वॉर्ड को लालटेन बनाता देख करके एबॉट सोचता है स्वॉर्ड कंसोलेशन का इतनी आसानी से यूज कर लेना, जो कि स्वॉर्ड्समैनशिप का सबसे ज्यादा इनर मोस्ट सीक्रेट है, बस एक टच के साथ, और वो भी इसको इतने लंबे समय तक मेंटेन करके रखना बिना कोई ज्यादा एफर्ट लगाए हुए। अमित वाह क्या सच में यही सारे साइन होते हैं एक अनफैथमेबल रियलम के मार्शल मास्टर होने के। ओरिजिन इनहेंस क्यूआई को बनाए रखने के 2 डिफरेंट लेवल होते हैं। ये सच में किसी के लिए भी इम्पॉसिबल होता है अपने ओरिजिनेट किए हुए इनहेंस क्यूआई को बहुत ही लंबे समय तक मेंटेन करके रखना बिना मार्शल सॉल स्टेज पे पहुंचे हुए। इस बंदे ने खुद को नैनगम क्लैन के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इंट्रोड्यूस किया है। वो मुझे उन सभी रूमर्स के बारे में याद दिला रहा है जहां पर कि नैनगम क्लैन के हेडमास्टर ने हेवनली आई को अटेन कर लिया था। उनकी अब तक की फोर्सेस पहले से ही इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, अब एक और अनफैथमेबल रियलम के मार्शल मास्टर ने उनको ज्वाइन कर लिया है उनके रैंक में। इनको देख करके ऐसा लगता है ये लोग जल्द ही पूरी पूरी दुनिया को अपने कदमों के नीचे कर लेंगे। अब एबॉट जब इन सभी बातों को सोच लेता है तो तभी इसकी नज़र जो कि सीरियस फेस के ऊपर पड़ती है। ये देख करके एबॉट बोलता है अमित वाह क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। एबॉट की बातों को सुन के मूंछा वाला टकला सोचता है लॉर्ड यार्ड के जितने भी अंडरकवर मॉन्क थे उन्होंने इतने लंबे समय तक डीमन गॉड के इन सभी मार्क्स को पढ़ा, लेकिन फिर भी वो लोग कोई भी रिजल्ट लाने में एकदम ही फेल हो चुके थे, तो फिर इसने इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लिया। जो बोलता है यहाँ पे कुछ खास देखने के लिए नहीं है, ये कोई हेल्पफुल भी नहीं रहा मेरे लिए। तो जो ये बोल के अपने मन में सोचता है यहाँ पे वो सारे के सारे मार्क्स हैं जो कि उन्होंने अपने पैशन में आके बनाए थे और बाकी सारे के सारे फालतू फालतू के शॉर्ट के कट्स लगे पड़े हैं बस। जो की बातों को सुनने के बाद मूंछ वाला टकला बोलता है जिस हीलिंग पावर को हमारे बेनिफैक्टर ढूंढे जा रहे हैं वो डीमन गॉड की एबिलिटीज में से एक है। इस हम्बल मॉन्क को उस हीलिंग पावर के बारे में बस इतना ही पता है बस। जो बोलता है हैं क्या डीमन गॉड की एबिलिटीज में से एक। जो ये बोल के अपने मन में सोचता है अब ये कौन सी नई बकवास है। इनके कहने के हिसाब से वो जो ज़मीन में लौट करके खुद को ठीक करने वाली जो कहानी थी वो तो पूरी तरीके से एकदम ही बकवास है। फिर जो ये सोच के मूंछ वाले टकले से बोलता है क्या आप सच में यही कह रहे हैं उसकी वो जो हीलिंग वाली स्टोरी थी वो उसकी खुद की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी थी। मूंछ वाला टकला बोलता है हाँ बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ। उनकी वो जो इतनी खतरनाक से हीलिंग वाली पावर थी बिना किसी शक के वो उसी की एबिलिटी थी जो कि उस समय के अंडरकवर मॉन्क्स ने देखा था। टकले के ये बोलने के बाद जो सोचता है अभी के टाइम पे ईलोंग जो कि है धीरे धीरे करके अपने वेटिलिटी को खोते जा रहा है एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से। काश कि मुझे यहाँ पे डीमन गॉड के हीलिंग पावर के बारे में थोड़े से क्लूज भी मिल सकते थे। अब जो जब जितने में उस पत्थर पे लिखे टेक्स्ट को पढ़े जा रहा होता है तभी उसकी नज़र एक जगह पे पड़ती है जिसको देख करके जो एकदम हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है ये कोई लिखावट नहीं है, ये तो किसी तरीके का स्केच लग रहा है। जो कि ये सोचते ही उसके यूचियन ब्लड जेड में दोबारा से रिएक्शन शुरू हो जाता है जिसके अंदर से आवाज़ आती है आउच ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही दर्द कर रहा है जैसा कि सोल ट्रांसफ़र के समय पे हुआ था, और आखिर मैं हूँ कहाँ पे। ओप्स ओए बच्चे उधर मत देख, मैं तुझसे कह रहा हूँ ना उधर मत देख, अपने सर को दूसरी तरफ घुमा ले। लेकिन जो उस आवाज़ के मना करने के बावजूद उस तरफ देखता है जहाँ पे होती है और कुछ नहीं कॉर्नोग्राफी। और मैं इस कॉर्नोग्राफी को पूरी तरीके से ब्लर करना चाहूँगा क्योंकि भाई मुझे येलो डॉलर खाने का कोई शौक नहीं है।
जो डीमन गॉड के कला को देख करके एम्बैरेस होते हुए सोचता है, डीमन गॉड आखिर तू ये कैसे कर सकता है। मेरा चेहरा मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये आग में जले जा रहा है। मैं भले ही इसकी तरफ ना देखने के लिए अपनी आंखों को दूसरी तरफ कितना भी क्यों ना घुमा लो, लेकिन जरा इसकी परफेक्ट प्रोपोर्शन को तो देखो, जरा इसके ब्यूटीफुल कर्व्स को तो देखो। यहाँ पर भले ही एक वुमेन की बॉडी को एकदम ही पूरी तरीके से अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी वल्गर या फिर हवस से भरा हुआ नहीं है। इसको बड़े ही ध्यान के साथ आश्चर्यजनक रूप से एकदम डिटेल में बनाया गया है। बिना डेडिकेशन और एक मास्टर क्राफ्टमैन के ट्रांसेंडेंट माइंडसेट के बिना ऐसी एक पेंटिंग को कंप्लीट करना सच में इम्पॉसिबल सी बात है। ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाली बात है कि कुछ छोटे मोटे शॉर्ट मार्क्स की वजह से एक इतना अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन बाहर आ रहा है। अगर ये पेंटिंग मॉडर्न एरा में होती तो इसका आर्टिस्ट जरूर से ही एक एक्सीलेंट अडल्ट वेबटून आर्टिस्ट होता है, लेकिन अभी इसके बारे में सोच के फ़ायदा क्या, चलो भूल जाते हैं। अब जो अपने मन में जैसे ही इन सभी बातों को सोचता है वैसे ही इसके मोती से आवाज़ आती है, ये कौन सी बकवास सी बात है। तभी एक और आवाज़ आती है, आखिर तुमने क्या कहा, दोबारा से कहना। फिर एक और आवाज़ आती है, ओ दूसरे वेनरेबल, नो वे, आखिर ये क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ पे हैं। अब जो जब उन सभी आवाज़ों को सुनता है तो अपने मन में सोचता है, ये सारे सारे वॉइसेस तो मेरे जो क्लैन के एल्डर्स के नहीं हैं, लेकिन आखिर ये लोग किसको दूसरे वेनरेबल के नाम से रेफर कर रहे हैं। क्या मेरे एंसेस्टर अभी भी यहाँ पे होंगे। अब जो कि उन सभी थॉट्स को सुन के वो सारे सारे सोल आपस में बात करते हुए बोलते हैं, क्या इस लड़के ने अभी अभी हमारी बातों को सुना। तभी एक और बोलता है, क्या सच में ऐसा पॉसिबल भी है। अगर ऐसा सच में पॉसिबल है तो ये सच में इतने लंबे समय बाद हमारे लिए एक मिरेकल की बात है। उन सभी सोल्स के ये बातें बोलने के बाद डीमन गॉड का हमें चेहरा दिखाया जाता है, जो कि एकदम हंसते हुए बोलता है, फाइनली आखिरकार मैं चाओटिक वर्ल्ड हेवनली जेड के साथ कनेक्शन बिठा ही लिया इतने लंबे समय बाद। जो डीमन गॉड की बातों को सुन के अपने मन में सोचता है, चाओटिक वर्ल्ड हेवनली जेड, आखिर ये कौन सी चीज़ है। शायद से ऐसा हो सकता है ये राइटियस हेवनली जेड को स्पेसिफिकली रेफर कर रहा है, लेकिन आखिर इस नेकलेस की आइडेंटिटी क्या है जिसके इतने सारे यहाँ पे नाम हैं। इस पेंडेंट को जो क्लैन के एल्डर्स राइटियस हेवनली ब्लड जेड के नाम से बुलाया करते थे और हेवनली डिमोनिक कल्ट के कल्टिस्ट इसको सेक्रेट फायर डिमोनिक जेड कहा करते थे, और अब एक और नया नाम आ गया, चाओटिक वर्ल्ड हेवनली जेड। जो की बातों पर डीमन गॉड बोलता है, मैंने इसके इतने सारे नाम तो नहीं बोले थे, मैंने कहा था सोल के एक छोटे से टुकड़े से वेनरेबल अपने पूरे पूरे फ्लैश को रीगेन करके जिएगा। अभी के लिए यहाँ पे डीमन गॉड क्या बोल रहा है वो तो हमें क्लियरली नहीं बताया जाता, लेकिन हो सकता है आगे जाकर के पता चल जाए। लेकिन ये डायलॉग डीमन गॉड का यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अब जो बोलता है, अगर मैं इस मैसी सी सिचुएशन को देखूं तो ऐसा लगता है यही वो सारे सारे वेनरेबल है जो कि डीमन गॉड के चाओटिक वर्ल्ड हेवनली जेड में ट्रैप हो रखे थे, जिनको कि राइटियस हेवनली ब्लड जेड के जैसे ही अपने अंदर शक कर लिया होगा। आखिर मेरा नेकलेस है कौन सी चीज़ जहां पर कि इतने सारे लोगों ने इसको अपना कोठा बना के रखा हुआ है। जो कि बातों को सुनकर के डीमन गॉड बोलता है, कोठा, आखिर वो कौन सी चीज़ होती है। एक और बंदा बोलता है, इसके मेमोरी में जो वर्ल्ड है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंज नहीं है, आखिर ये कौन सी चीज़ें हैं। एक और बंदा बोलता है, ये कैसे हो सकता है, ये बंदा तो हमारे सेंट्रल प्लेन्स का है ही नहीं। जॉन की बातों को सुनकर के बोलता है, रुको जरा, सबसे पहली बात, क्या सच में वहाँ पे मेरे एंसेस्टर हैं भी। जो की बातों पर डीमन गॉड रिप्लाई करते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल वो यहाँ पे हैं, लेकिन वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पेल से बंधे हुए हैं। तुम्हारे जितने भी एंसेस्टर हैं वो सारे के सारे ही यहाँ पे सील हो रखे हैं। जो डीमन गॉड की जैसे ही इस बात को सुनता है एकदम खुश होते हुए सोचता है, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि मेरे एंसेस्टर पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं हुए हैं। लेकिन आखिरकार ये सारे सारे एल्डर्स कौन हैं। डीमन गॉड ये सुन के बोलता है, हम लोग डॉकगो क्लैन हैं। जो ये सुन के सोचता है, डॉकगो
डोगो क्लैन, क्या ये वही डोगो क्लैन के बारे में बात कर रहा है जो कि बहुत ही लंबे समय पहले पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है? लेकिन इस क्लैन को तो बहुत ही लंबे समय पहले पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया गया था और इसकी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी अभी तक यहाँ पे बची हुई नहीं है। इस चीज़ से एक बात तो पूरी तरीके से कंफर्म हो जाती है, इनकी क्लैन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से ज़रूर किसी न किसी तरीके से मिली हुई थी। लेकिन आखिर डीमन गॉड वैसा कैसे बन गया फिर? लेकिन छोड़ो, उन सभी बातों को अभी भूल जाते हैं, वो चीज़ अभी के टाइम पे इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, तो क्या सच है कि तुमने कोई एक रिकवरी टेक्निक मास्टर कर रखी है जो कि किसी पर्सन को पूरी तरीके से रिकवर कर सकती है? डीमन गॉड जो की बातों को सुन के अपनी एल्डर्स की तरफ देखते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम नेचुरल रीजनरेशन टेक्निक के बारे में बात कर रहे हो जो कि एल्डर टांग यूजी का है। जो ये सुन के एकदम खुश होते हुए बोलता है, वाह, एकदम सही टाइम पे तू बोला है। अब डीमन गॉड से बात कर लेने के बाद जो मूंछ वाले टकले से बोलता है, आखिर मुझे ये बताओ कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए? मूंछ वाला टकला बोलता है, अमित भाई, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हें सबसे पहले तो सेवरिंग फॉर्मेशन के एग्जिट से पास होना पड़ेगा। इतने समय में सोवरिंग फॉर्मेशन का जो लाइफ गेट है वो आधी रात से पहले ओपन नहीं होता जब तक इसके अंदर मून शैडो एनर्जी पूरी तरीके से नहीं भर जाती। लेकिन अगर कोई इसके एग्जिट से अगर पास भी हो जाए तो वहाँ पे आगे डीमन परसिस्टेंट वॉइड केव है जिसके अंदर की कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मैकेनिज्म तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, जिसको कि लोअर यार्ड का एक अंडरकवर मॉन्क ही किसी तरीके से सॉल्व कर सकता है। जो मूंछ वाले टकले के मुंह से जैसे ही इस बात को सुनता है अपने स्वॉर्ड को निकालता है और उसके ऊपर उछल के चढ़ते हुए सोचता है, आखिर ये चीज़ों को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहा है? जो ये सोच के उन टकलों से बोलता है, तुमने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। एक तरफ तो मूंछों वाला टकला जो कि फ्लाइंग स्वॉर्ड को देख करके हैरान हो रखा होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एबॉट जो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो वहाँ से जाते हुए बोलता है, हमारी किस्मतें में अगर मिलना होगा तो हम आगे जरूर ही मिलेंगे, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, चलो बाय बाय। फिर जो कि वहाँ से चले जाने के बाद एबॉट बोलता है, अमित भाई, ऐसा लगता है हमारे जियांगो में एक और नया डिवाइन ड्रैगन अपेयर हो चुका है। मूंछों वाला टकला बोलता है, इस बेनिफैक्टर का जो कल्टीवेशन बेस है वो लेजेंडरी सॉर्ड गॉड के ही बराबर है। अब एबॉट सोचता है, इस बेनिफैक्टर का जाना तो अलग बात है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा फील क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है शाओलिन का कुछ एकदम इम्पोर्टेंट सा ज्वेल यहाँ से लेकर के कोई चला जा चुका है। उसके ऊपर भी इसने अभी के टाइम पे हमें नैनगोम क्लैन के नाम के ऊपर विजिट किया है, लेकिन इसने तो हमें एक पैसा तक नहीं दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था मुझे कोई एक सिंगल बंदा आएगा और इतना बड़ा चूना लगा करके चला जाएगा। अब एबॉट के ऐसा सोचते ही हमें सीन शिफ्ट होकर के 8 गेट सेलेस्टियल सोल सीलिंग फॉर्मेशन का सीन दिखाया जाता है, जिसको कि देख करके जीगल एकदम खुश हो जा रहा होता है और एकदम उछलते हुए बोल रहा होता है, वाह, मेरा भाई तो सच में बहुत ही ज़्यादा ही अमेजिंग है। जीगल ये बोलने के बाद अपने मन में सोचता है, यहाँ पे ऐसे ढेर सारे सीक्रेट टेक्निक है जो कि इस फॉर्मेशन में फैले हुए हैं, जिसको कि बनाने का सपना मैं अभी के अपने के रियलम के हिसाब से तो सोच भी नहीं सकता। एक ऐसी इल्यूजन की टेक्निक जो कि एनिमी के ऊपर ढेर सारे फैंटम से अटैक कर देती है। इस टेक्निक की वजह से ये कुछ कुछ समय पे खुद को बदलती रहती है, जिसकी वजह से मैं जो कि इस फॉर्मेशन के साथ बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है वो भी लाइफ गेट को डिटेक्ट नहीं कर सकता। जीगल का ऐसा सोचना ही था कि वो फॉर्मेशन में दोबारा से हलचल होने लगती है। ये देख करके जीगल सोचता है, लगता है इंट्रूडर आ गए हैं और वो हमारे फॉर्मेशन तक में एंटर कर चुके हैं, और वो कोई एक दो नहीं है बल्कि एक पूरा पूरा ग्रुप है उनका। ऐसा लगता है मुझे ये फैंटम फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा एनफोर्स करना पड़ेगा। जीगल ऐसा सोच के जैसे ही अपने हाथों को बढ़ाता है वैसे इसके बड़े भाई के चिल्लाने की आवाज़ आती है, रुक जाओ, वो सारे मार्शल मास्टर नैनगोम क्लैन से हैं। जीगल का बड़ा भाई ये बोलने के बाद वो फैंटम फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर देता है। जीगल अपने बड़े भाई को फैंटम्स को यूं इतनी आसानी से रिट्रीव करता देख करके हैरान होते हुए सोचता है, मैं तो इनसे सच में काफ़ी ज़्यादा ही पीछे हूँ। बस एक फुटस्टेप सुनना ही काफ़ी है एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और रेगुलेशन को फील करने के लिए।
जीगल के ये सोचते ही पेट्रियाच भी अपनी आर्मी के साथ जीगल के सामने आ जाता है, जिसको देख करके जीगल भी ग्रीट करता है पेट्रियाच को। पेट्रियाच भी बोलते हैं, हो आज तो मेरे लिए बड़ी खुशी की दिन है। आज मैंने एक इतनी अनोखी चीज़ देख ली। मैंने तो कभी भी ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं जीगल क्लैन के 8 गेट सेलेस्टियल सीलिंग सोल फॉर्मेशन को कभी देख भी पाऊंगा पूरी जिंदगी में। पेट्रियाच का ये बोलना खत्म होता है कि उतने में भागते हुए जियांगो भी आता है और पेट्रियाच को ग्रीट करते हुए बोलता है, आपका इतनी दूर तक आने के लिए शुक्रिया फादर। पेट्रियाच जियांगो की तरफ देख करके बोलते हैं, जरा तुम्हारी तरफ देखो तो सही, क्या तुम्हें क्लैन से बाहर आने के बाद कोई डिफिकल्टी हुई? जियांगो ये सुन के एकदम स्माइल के साथ सोचता है, बहुत ही ज़्यादा फादर। इनफैक्ट मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा मैं इतनी ज़्यादा हार्डशिप से क्यों जा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे जीगल का बड़ा भाई भी आता है और पेट्रियाच को ग्रीट करता है। पेट्रियाच ये देख करके बोलता है, जरा देखो तो सही, मैं तो तुम्हारे बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। मेरे पास तो तुम्हारी तारीफ के लिए शब्द तक नहीं बचे। मुझे पहले से ही लगा था एक इतने अच्छे खासे और बड़े फॉर्मेशन को बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी खासी स्किल्स भी चाहिए होती है। और अब जरा देखो तो सही, जीगल क्लैन का इनर कोर्ट मास्टर मेरे सामने आ चुका है। जीगल का बड़ा भाई बोलता है, आप तो मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बाय द वे क्या ये सही बात है कि नैनगोम क्लैन की जितनी भी ट्रूप्स हैं वो सारी की सारी ही यहीं पे हैं? मेरे पास अभी के टाइम पे पूरी डिटेल तो नहीं है, लेकिन ऐसा देख करके लगता है यहाँ पे और कोई भी फॉर्मेशन के अंदर एंटर किया है आपके साथ। पेट्रियाच ये सुन के बोलते हैं, ये अलायंस की हेवनली ड्रैगन बैटल आर्मर यूनिट है। जीगल का बड़ा भाई जैसे ही हेवनली ड्रैगन बैटल आर्मर यूनिट के बारे में सुनता है, ये हैरान होते हुए सोचता है, अगर वो साहसी लोग हैं तो फिर ये वर्थ है ट्राई करने के। जीगल का बड़ा भाई इतना बोलता ही है कि तभी वहाँ पे धमाके के साथ जो एंट्री करता है और चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी जल्दी एक जिंदा चिकन, थोड़े से लहसुन और सीजनिंग स्वीट राइस लेकर के आओ। तुम लोगों को याद तो है ना कि हमें ईलोंग को बचाना है। जो कि ये बोलने के बाद हमें सीन शिफ्ट होकर के उस घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईलोंग को रखा गया होता है। वहीं पर ही जो आ रखा होता है और सोच रहा होता है एक लिविंग चिकन, गार्लिक और स्वीट राइस। अगर यहाँ पे कोई भी मॉडर्न एरा का रिपब्लिक कोरिया का बंदा होता तो इन सभी इंग्रेडिएंट को देख करके समझ जाता कि ये सारे के सारे जिनसिंग चिकन सूप के इंग्रेडिएंट हैं। ये सारे के सारे मटेरियल ग्रैंडोइस नेचुरल रिजनरेशन टेक्निक के लिए पूरी तरीके से फिट तो नहीं बैठता है, लेकिन मैं फिर भी होप करता हूँ कि ये हमारे लिए कुछ तो फायदे वाला हो। जो कि ये सोचने के बाद यहाँ पे सोसो ईलोंग के नाम को तेजी में चिल्लाते हुए आती है और ईलोंग की हालत को देख के पूरी तरीके से रोने लगती है। वहीं सोसो के बगल में खड़े पेट्रियाच सोसो को रोता देख करके उसको शांत करवा रहे होते हैं। ये देख करके जियांगो सोचता है, अबे क्यों, आखिर तू ही ऐसा क्यों कर रही है? आखिर क्यों मेरी ब्राइट और ब्यूटीफुल सिस्टर उस जैसे मसल वाले कमीने के पीछे जा रही है? तुम तो हमारी नैनगोम की बटरफ्लाई हुआ करती थी ना। इसके बाद सारे सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करके रूम में एंटर करती हैं ह्यून, जिसको देख करके सोसो अपना रोना धोना छोड़ करके पूछती है, ओए ये कौन है? लेकिन जो सोसो को और भी आगे कुछ भी नहीं बोलने देता है और उसको सीधा साइड करते हुए बोलता है, ओए औरत साइड हो, मेरे को मेरा काम करने दे। फिर जो ह्यून के हाथे से उन सभी इंग्रेडिएंट को लेकर के अपने मन में बोलता है, प्लीज़ एल्डर जल्दी से जल्दी कीजिए, मैं आपके सामने प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे बॉडी के ऊपर टेक ओवर कीजिए और इस यंग मैन के हाथों को एग्जामिन कीजिए। जो कि ये बोलने के बाद उसके पेंडेंट के अंदर एक हलचल होती है और उसी हलचल के साथ हमें एक बूढ़े को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, और मैं ऐसा क्यों करूँगा? जो उस बूढ़ों की बातों को सुन के एकदम शॉक होते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी एल्डर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बूढ़ा जो से बोलता है, ओए लड़के, मैंने तेरे से कब प्रॉमिस किया कि मैं तेरे बॉडी को पोजेस करूँगा? मैंने ऐसी चीज़ें तो पहले कभी नहीं कही। जो बोलता है, आप गलत तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बेतुका नहीं है? मैंने इतने सारे पापड़ बेल दिए बस इस नेचुरल रिजनरेशन टेक्निक के बारे में एक बार सुनने के लिए, तो मुझे लगा कि आप मेरे बॉडी को पोजेस करके मेरी हेल्प करेंगे। बूढ़ा चिल्लाते हुए बोलता है, ओए गधे कहीं के, क्या तू सच में पूरी तरीके से पागल हो चुका है?
आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे एक वेनरेबल को अपनी बॉडी को पोजेस करने को बोल रहा है, जबकि मैं खुद एक स्पिरिचुअल फॉर्म में हूँ। तुम्हें जरा से भी इस बात का आइडिया है कि ये एक्ट कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है? जो इस पे बोलता है, जहाँ तक कि मुझे पता है अगर आप मेरे बॉडी को पोजेस करेंगे तो आपकी बस स्पिरिचुअल एनर्जी ही कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से ख़त्म होगी बस। बड़ा बोलता है, बिल्कुल सही। चलो कम से कम तुम्हारे पास थोड़ी सी नॉलेज तो है। और क्या तुम्हें पता है क्या होगा अगर किसी की स्पिरिचुअल एनर्जी अगर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए तो? क्या तू सच में ये भूल चुका है कि दूसरों से कैसे बात किया जाए? अभी जैसा कि तुमने कहा, जैसे जैसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्सपेंड किया जाएगा वैसे वैसे उसकी सोल फ्रेम वैसे वैसे छोटी बनती जाएगी। और फिर इसके बाद क्या होगा तुम्हें पता है? वो सोल की एग्जिस्टेंस ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। वो सोल पूरी तरीके से वैनिश हो जाएगा। तुम्हें जरा सा भी इस बात की रियलाइजेशन है ये किसी पर्सन के लिए कितना ज़्यादा क्रूएल हो सकता है? जो इस बड़ों की बातों को सुन के याद करता है कि वो किस तरीके से बार बार अपने एंसेस्टर से बेग क्या करता था उसके बॉडी को पोजेस करने के लिए, और वो लोग एकदम खुशी खुशी इस्माइल के साथ इसकी बातों को सुन भी लिया करते थे। जो इन सभी बातों को याद करने के बावजूद बोलता है, लेकिन मेरी अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जांग इलरियांग को ठीक करने की, तो इसीलिए मैं तुम्हारी बातों को समझ गया। जो को यूँ सीरियस होता देख करके बूढ़ों की फटती है। फिर ये एकदम चिल्लाते हुए बोलता है, अरे शांत रहो बच्चे, शांत रहो। अगर तुम इस ताऊ की बातों को सुनते हो तो ये स्टोरी थोड़ी सी बदल सकती है। और तुम्हारे वो पहले वाले मैनर्स कहाँ हैं बे? मैनर्स में आपने, और जरा दूसरों की बात तो सुन। जो बोलता है, क्या है रिक्वेस्ट बोलो? बुढ़ऊ बोलता है, इस ताओइस्ट की एक अधूरी इच्छा है जो कि पूरी नहीं हुई है। 9 हेवन सूत्रा की एक ओरिजिनल मिस्टीरियस लेडी है जिसको कि मुझे देखना है। क्या तुम प्लीज़ उसको ढूंढ दोगे और उसको मुझे दिखाओगे? जो जैसे ही 9 हेवन सूत्रा की मिस्टीरियस लेडी के बारे में सुनता है तो ये बोलता है, ओए बुढ़ऊ, कहीं ये वही लेजेंडरी ताओइस्ट स्क्रिप्चर वाली बुक तो नहीं है जो कि अपने अस्तित्व में भी अस्पष्ट है और उसको सभी ताओइस्ट के द्वारा बड़े उत्साह के साथ खोजा गया था? एक डाइटी जो कि मिथ्स और लेजेंड में अपेयर होती है, जो कि है 9 हेवन की वही मिस्टीरियस लेडी। आखिर मैं उस सूत्रा को कैसे ढूंढूंगा जो कि उस जैसे एक बीइंग के द्वारा पीछे छोड़ा गया था? आखिर बढ़ो तो ये किस तरीके की रिक्वेस्ट कर रहा है? मैं कोई ऐसा प्रॉमिस करूं जिसको कि मैं कभी भी कंप्लीट कर ही नहीं सकता? आखिर मैं उस चीज़ को कैसे ढूंढूंगा जबकि उसको इतने सारे ताउस्ट मिलके भी नहीं ढूंढ पाए? तो बढ़ो बोलता है, ओए तू टेंशन मत ले, मैंने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी सिर्फ हिलाते नहीं बैठा हूँ। मैंने भी थोड़ी सी मेहनत की है और कुछ ना कुछ क्लूज तो इकट्ठा करे ही होंगे ना, तभी तो बोल रहा हूँ। अगर तुम मेरे द्वारा इकट्ठा करे गए उन सभी इंफॉर्मेशन का यूज़ करोगे तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं होगा उसको ढूंढना। जो बोलता है, मुझे पहले से ही इतने सारे काम करने हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी बस आपके इस विश को पूरा करने में लगा दूं? क्या आप कुछ ज़्यादा ही नहीं पूछ रहे हैं मेरे से? बढ़ो ये सुन के बोलता है, क्या तू इस बूढ़े ताओइस्ट को इतना ज़्यादा हार्टलेस समझता है जिसको कि किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है? मैं बस तेरे से इतना पूछ रहा हूँ, अगर तेरे पास खाली टाइम मिलता है तो तू इसके बारे में पता करना। जो ये सुन के बोलता है, चलो फिर ठीक है, डील हो गई। इसके बाद बुढ़ऊ जो के बॉडी को पोजेस करते हुए बोलता है, बस तुम अपने प्रॉमिस को मत भूलना। फिर जब बुढ़ऊ जो के बॉडी को पोजेस कर लेता है तो बोलता है, इस पूरे पूरे बॉडी में तो वाइटलिटी पूरी तरीके से भरे जा रही है। मेरे जितने भी पांचों सेंस थे वो लगता है पूरी तरीके से जिंदा हो चुके हैं, जिसके अंदर की काउंटलेस सेंसेशन हुए जा रहे हैं। आखिर मुझे कितना लंबा समय हो गया एक ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस करे हुए। बुढ़ऊ ये सोचने के बाद अपना काम शुरू करता है और ढेर सारे मंत्रों के साथ एक तिलिस्मान बाहर निकालता है और उसको जला करके वो सूप बनाने का जितना भी इंग्रेडिएंट होता है उसके अंदर से एनर्जी निकालता है और उसको तलिस्मान की हेल्प से ईलोंग के बॉडी के अंदर डालने को जा रहा होता है। और ये प्रोसेस को देख करके वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे ही हैरान हो रखे होते हैं। जियांगो ये देख करके सोचता है, इसने सबसे पहले तो जांगसी और ही फाई को पूरी तरीके से निगल लिया एक वेल्थी मर्चेंट के जैसे, और उसके बाद अपने आप को रिवील किया एक आर्टिस्ट के तरीके, फिर एक्ट किया एक फिलोसोफर के तरीके जिसने कि ढेर सारे स्कॉलर्स को एक ही बार में हरा दिया।
और इसके कैलीग्राफी के स्किल्स के तो क्या ही कहने, और इसके बारे में तो मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक अनफैथमेबल रियलम का मार्शल आर्टिस्ट भी है। लेकिन अब उन सभी के ऊपर ये अब ताओइस्ट के भी एक टेक्निक को भी परफॉर्म कर रहा है। क्या ये सच में एक ह्यूमन भी है? जियांगू के ये सोचने के बाद हमें जो का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर का बुढ़ऊ कुछ मंत्र के साथ उन सभी एनर्जी को रिफाइन करते हुए इकट्ठा करता है और उसको जियांगू के हाथों के ऊपर जैसे ही डालता है, उसके ऊपर की सारी आइस हट जाती है और उसके जितने भी इंजरीज होती हैं वो पूरी तरीके से हील होने लगती है। और हील होने के साथ साथ वहाँ पे एकदम ही नई स्किन आ जाती है। पैट्रियाज और बुढ़ऊ चैन ई लोंग के नए फ्लैश को देख करके एकदम ही हैरान हो रखे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोसो तो खुशी में पागल ही हो जा रही होती है। एक और तरफ जिन हंसते हुए सोचती है, एक औरतों जैसी एकदम सुंदर और कोमल हाथ इस जैसे एक राउडी मैन के हाथ में, वाह क्या बात है। ही जिनके सोचने के बाद ईलोंग भी उठते हुए बोलता है, मुझे लगा था कि मेरी हाथें पूरी तरीके से काट दी जाएगी और मुझे मेरे टांगों से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन अब देखो तो सही, अब मेरी हाथ पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। ईलोंग को यूं ठीक होता देख करके जो एक तरफ जहां रिलीफ की सांसें ले रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ ईलोंग रोते हुए सीधा जो के सामने जाता है और घुटनों पे झुक के उसको थैंक यू बोलता है। इसके बाद पैट्रिया जो से बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो, आखिर तुमने ये इमोर्टल टाओ की टेक्निक कब सीख ली? जो ये सुन के मुंह से तो कुछ नहीं बोलता, बस एक स्माइल दे देता है। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिया सोच रहे होते हैं, इसको अनफैथमेबल रियलम पे पहुंचे हुए 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन अब ये बाउंडलेस स्टेज पे पहुंच चुका है अनफैथमेबल रियलम के, और फ्लाइंग स्वॉर्ड को भी परफॉर्म कर सकता है, और वो भी बिना किसी दिक्कत के। और अब तो इसने एक ऐसी टेक्निक भी मास्टर कर ली जिससे किसी एक पर्सन के हाथ तक को रिस्टोर किया जा सकता है। जब जब मैं इससे मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा गधा बनाया जा रहा है। इसके बाद जो बोलता है, चलो अभी के लिए चलते हैं, हमें सबसे पहले उन डार्क हेवन के कमीनों को से डील करना है। पैट्रियाज भी ये सुन के अपनी मन की बातों को टालते हुए बोलते हैं, चलो फिर ठीक है चलते हैं, आज उनको पता चलेगा आखिर नैनगोम क्लैन को ईस्टर्न हेवन सॉवरिन क्लैन क्यों कहा जाता है। ईलोंग भी अपनी मुट्ठी को चमकाते हुए बोलता है, वो विप वाला कमीना वो तो मेरा है, उससे तो मैं ही डील करूंगा। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पे नैनगोम क्लैन की आर्मी निकल चुकी होती है। वहीं घोड़े पे चलते हुए पैट्रियाज सोच रहे होते हैं, अब मुझे पता चला जियांगू के ज़्यादा लोग बैटल के समय पे मर्चेंट के ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर क्यों रहते हैं। आज मुझे जो रियलाइज़ हुआ वो सच में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है कि मेरी वैल्यूज़ कितने ज़्यादा गलत हुआ करती थी। अब जब मैंने खुद से जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स की पावर और उसके काम करने के तरीके को विटनेस किया है, तो अब मुझे समझ में आ रहा है जियांगू में इनके बिजनेस इतनी तेज़ी में और इतने मैसिव अमाउंट में कैसे फैले जा रहे हैं। अब अगर मैं इनके इलाके में एंटर करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं एक अलग ही डायमेंशन में आ चुका हूं। अभी के टाइम पे सॉवरिन कॉर्प्स मेरे डायरेक्ट कमांड के अंडर में आते हैं, और इसी के साथ ही ग्रीन एंड सन ड्रैगन स्क्वाड इनर कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। इन सभी को लेकर के नैनगोम क्लैन के जितने भी स्वॉर्ड एक्सपर्ट पोयांग लेक पे अभी के टाइम पे आए हुए हैं, उन सभी का टोटल नंबर 300 है। बाय द वे रिप्रेजेंटेटिव जो ने हमारे जितने भी स्वॉर्ड एक्सपर्ट थे उन सभी को एक ये ड्रैगन स्केल आर्मर का आउटफिट दे दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन ये आर्मर किस तरीके का है, एक अच्छे खासे स्टील को बहुत ही अच्छी तरीके से रिफाइन करके उसको टर्टल के शेप में ढाल दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसको ड्रैगन स्केल का नाम दिया गया। तो इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है जिस भी क्राफ्टमैन ने इस आर्मर को रिफाइन किया है उसकी कैपेबिलिटी सच में बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ये इतनी ज़्यादा महंगी आयरन के ब्रेसेस और ऑक्स आर्मर के गेटर्स नैनगोम के स्वॉर्ड एक्सपर्ट के फोर आर्म और उनके सीन्स को प्रोटेक्ट करेंगे।
और इसके साथ साथ इनके बेल्ट के पॉकेट में हाई क्वालिटी के ड्राई राशन रखे हुए हैं और इसके साथ ही बहुत ही सारे ऑक्सिलरी वेपन, फर्स्ट एड मेडिसिन और मेटल वुंड मेडिकेशन, फ्लेयर, स्मोक बॉन्ग और इनके ब्लेड के धार को मेंटेन रखने के लिए उसमें एक मोल्ड भी रखा हुआ है और इसके साथ ही और भी चीजें हैं। अब इन सभी सामान के होते हुए ये सारे के सारे कोई मार्शल क्लैन के कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं लग रहे हैं, ये लोग कोई एक इंपीरियल आर्मी लग रहे हैं और इनके ऊपर ये जो पैसा खर्च हुआ है वो सच में बहुत ही ज़्यादा है। अगर किसी एक बैटल ग्रुप की इक्विपमेंट और सप्लाईज हाई क्वालिटी की होगी तो उनका मोरल भी एकदम टॉप पे रहेगा, लेकिन पैट्रियाच ये सोचने के बाद माइंड टू माइंड जो से बोलते हैं, क्या ये हेवनली ड्रैगन बैटल यूनिट के साथ कुछ ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा? जो पैट्रियाच की बातों को सुन के मन ही मन बोलता है, ओह डियर, क्या आपको अभी भी मेरे इंटेंशन के बारे में समझ में नहीं आया? अगर जियांगो में ये रूमर बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है कि अगर कोई भी मार्शल आर्टिस्ट वो नैनगोम क्लैन को ज्वाइन करता है तो उनको इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के आर्मर्स मिलेंगे, तो फिर आपको क्या लगता है वो सारे के सारे मार्शल मास्टर कहाँ पे जाएंगे? आप तो बस अभी के लिए मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे फॉलो ही कीजिए। मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ ये हेवनली ड्रैगन बैटल यूनिट इस वर्ड्स को आराम से और बहुत ही अच्छी तरीके से फैलाएंगे। पैट्रियाट जो की बातों को सुन के कसमाकसी में सोचते हैं आखिर कौन ही ऐसा बंदा है जो कि ऐसे सप्लाईज के डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन करके नैनगोम क्लैन के रेपुटेशन को बढ़ाएगा, जबकि हम लोग अभी के टाइम पे डार्क हेवन एसोसिएशन के सामने एक इतना बड़ा फियर्स बैटल लड़ने को जा रहे हैं। पैट्रियाच के सोचने के बाद जो आधी आर्मी को लेकर के दूसरी तरफ जाते हुए बोलता है, हम लोग डार्क हेवन एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स की तरफ जा रहे हैं। पैट्रियाच सीधा जाते हुए बोलते हैं, तुम लोग बिग ब्रेन की चिंता मत करना, हम लोग उसको आधे दिन में ही पूरी तरीके से बर्बाद करके तुम्हें असिस्ट करने के लिए आ जाएंगे। जो बोलता है, हाँ हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपकी साइड मेरे से तो ज़्यादा ही फास्टर हो। अब इसी के साथ यहाँ का सीन कट हो जाता है और हमें शाम के टाइम पे बिग ब्रेन का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने की पैट्रियाच की आर्मी पहुंच चुकी होती है और इतनी बड़ी आर्मी को देख करके बिग ब्रेन के जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सभी की पूरी तरीके से फटी पड़ी रहती है। फिर पैट्रियाच अपने स्वॉर्ड को आगे करते हैं और बोलते हैं, नैनगोम क्लैन के जितने भी वॉरियर्स हो, तुम्हारे पैट्रियाच का ऑर्डर है वॉर करने के लिए आगे बढ़ो, इन सभी को बोटी बोटी में काट के रख दो, लेकिन खुद मत मरना। एक तरफ जहां बिग ब्रेन में वॉर शुरू हो चुकी होती है, वहीं डार्क हेवन एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स के सामने भी जोगी आर्मी पहुंच चुकी होती है। वहीं पर ही एक पहाड़ पे खड़े बुढ़ऊ चैन बोलते हैं, यंग मास्टर जीगल, नहीं, अब अगर मैं तुम्हें कहूँ तो हमारे मिलिट्री एडवाइज़र, मैंने वो सारी रैंक को ऑर्गेनाइज कर दिया है जैसा कि तुमने मुझे कहा था। जीगल इस पे बुढ़ऊ चैन का शुक्रिया करता है और बोलता है, हमारे एनिमी के जो नंबर्स हैं वो 8000 हैं, जबकि हमारे नंबर सिर्फ और सिर्फ 100 ही हैं। भले ही हमारे मार्शल मास्टर की क्वालिटी उनसे तो काफ़ी गुना ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर हम उनसे फुल स्केल का बैटल करेंगे तो हमें भी बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटी होगी। जीगल ये बोलने के बाद मैप के ऊपर एक जगह की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, पहले तो मैं और मेरे बड़े भाई मिलके यहाँ पे एक फॉर्मेशन सेटअप करेंगे। अगर हमारे कॉमरेड में से कोई भी अगर ऐसा बंदा हुआ जो कि फाइट करने के लायक नहीं बचा तो उनको जल्दी से जल्दी उठा करके यहाँ पर तुम लोग लेकर के आ सकते हो। हम लोग वहाँ पे रहते हुए कम से कम 4 घंटे तक तो बैटल को संभाल ही लेंगे और उनको फर्स्ट एड भी दे देंगे। हमारे इस बैटल में हमें जितना कम हो सकता है उतना ज़्यादा कम कैजुअलिटी हो, वही हमारा मकसद होगा। जीगल के इस स्ट्रेटजी को वो नैनगोम क्लैन का वो मास्टर भी समझ लेता है और वो अलायंस का लीडर भी एग्री कर देता है। फिर जीगल बोलता है, मुझे ऐसा लगता है अगर हम पीक मार्शल मास्टर को लेकर के एक स्ट्रॉन्गर टीम बनाए जो कि हमारे लिए एक छोटे रास्ते को बनाएगी जो कि सीधा इनर कोर्ट तक जाएगा, तो इससे हम एनिमी के हार्ट को जल्दी से जल्दी पेनिट्रेट कर पाएंगे और उनको और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर पाएंगे। जीगल के इस बात पे नैनगोम क्लैन का वो बंदा बोलता है, चलो फिर ठीक है, मैं उन सभी स्वॉर्ड एक्सपर्ट को मेरे स्क्वाड में से प्रिपेयर करता हूँ। लेकिन ये देख करके अलायंस के आर्मी का वो लीडर चिढ़ करके चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, मैं अपनी स्क्वाड में से उन स्वॉर्ड एक्सपर्ट को प्रिपेयर करूँगा। हेवनली ड्रैगन यूनिट के कमांडर की बातों को सुन के वो नैनगोम क्लैन वाला बंदा बोलता है, जरा मेरी तरफ देखो तो सही, मेरे साइड में ज़्यादा मार्शल मास्टर हैं।
जीगल इनको यूं लड़ता देख करके हेवनली ड्रैगन यूनिट के कमांडर से बोलता है, प्लीज़ हेवनली ड्रैगन बैटल यूनिट को एक ग्रुप बैटल के लिए तैयार कीजिए, जबकि नैनगम क्लैन यहाँ पे चार्ज लेगा, क्योंकि अजूरे हेवन एंसेंट डिस्कॉर्ड हॉल के अनफैथमेबल हेडमास्टर जब खुद से ही आगे आ रहे हैं तो ये हमारे लिए ही अच्छा होगा अगर हम नैनगम क्लैन को आगे रखेंगे तो। जीगल की इस बात को सुन के वो कैप्टन भी कन्विंस हो जाता है और बोलता है चलो ठीक है। इसके बाद ही ई लॉन्ग वहाँ पे एक तेज का छींक मारता है। ये देख करके ई लॉन्ग को जियांगो बोलता है, देखा मैंने तुमसे कहा था तुम्हें और भी ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए था। ई लॉन्ग इस पे बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं चीफ जियांग हूँ, मैं यूँ पीछे बैठा नहीं रह सकता जब जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स लाइफ एंड डेथ के मैटर पे आ चुकी है। तो ईलोंग ये बोल के जब अपने नाक को साफ करने के लिए अपने हाथ को ऊपर लेकर के जाता है तो उसको सूंघ करके बोलता है, ये कौन सी स्मेल है, मेरे को पहले से ही इतनी ज़्यादा भूख लग रखी है और लेकिन यहाँ पे मुझे लगातार ऐसे भुने हुए चिकन की स्मेल आए जा रही है। ये स्मेल क्या सिर्फ मेरे को ही आ रही है, तुम लोगों को नहीं आ रही। जियांगो ईलोंग की बातों को सुन के इसके ट्रीटमेंट वाला सीन याद करता है और बोलता है, ओए तू कौन कौन सी फालतू की बातें कर रहा है, अभी के टाइम पे मीटिंग पे फोकस कर। इसके बाद यहाँ पे तेजी में उड़ते हुए जो भी आ जाता है, जिसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा बक्सा जैसा कुछ होता है जिसको कि ये टेबल पे जा करके रख देता है। ई लॉन्ग उस चीज को देख करके पूछता है जो से, ये चीज क्या है बिग ब्रदर। जो ई लॉन्ग को बोलता है, ये है डार्क सर्पेटाइन बैरल गन। जो के मुंह से डार्क सर्पेटाइन बैरल गन के नाम को सुन के वो नैनगम क्लैन का बंदा एकदम ही हैरान हो जाता है। वो कैप्टन बोलता है, ये तो टांग क्लैन का हिडन वेपन है ना। दूसरी तरफ जीगल हैरान होते हुए सोचता है, क्या इसने इतने छोटे से समय में सिचुआन से लेकर के यहाँ तक की जर्नी को पूरा कर लिया। इसके अलावा ये गन तो टांग क्लैन का एंसेंट हिडन वेपन है जो कि खुद टांग क्लैन को रिप्रेजेंट करती है। जो इसके बाद उन गन्स में से एक गन को निकालते हुए बोलता है, टांग क्लैन सच में कभी भी अपने बदले और उपकार को कभी भी नहीं बोलता है। लेकिन अभी के लिए छोड़ो उन सभी बातों को, अब जब मैं इस चीज़ को यहाँ पर लेके आ चुका हूँ तो प्लीज़ ये सारे के सारे सप्लाईज को हेवनली स्वॉर्ड एक्सपर्ट को ही देना, क्योंकि इसका रिकॉइल बहुत ही ज़्यादा है। मैंने भी इसको एक बार अटेम्प्ट करके देख रखा हूँ। कमज़ोर मार्शल आर्टिस्ट इसके रिकॉइल को संभाल ही नहीं पाएंगे और वो खुद ही इंजर्ड हो सकते हैं। जो को यूं उन सभी गन्स को नैनगम क्लैन को देता देख करके वो कैप्टन चिल्लाते हुए बोलता है, रुको जरा, ये सारी की सारी चीज़ें बार बार सिर्फ और सिर्फ नैनगम क्लैन को ही क्यों दिया जा रहा है, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे। अगर सारे के सारे सप्लाईज उन्हीं के द्वारा मोनोपलाइज किया जाने लगा तो आखिर मैं अपने लोगों के मोरल को किस तरीके से मेंटेन करके रखूंगा। जो ये सुन के अपने कान खुजलाते हुए बोलता है, ये सारे के सारे मैटर अलायंस के लिए है, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो ये बोलने के बाद अपने स्वॉर्ड को निकालता है और उसके ऊपर उछल के चढ़ते हुए बोलता है, तुम लोग तो बस बचे हुए चीज़ों को साफ ही करने वाले हो, तो फिर इतना ज़्यादा हल्ला क्यों मचाना। मास्टर, एल्डर ब्रदर नैनगोम, चीफ जियांग, मैनेजर हान सियोल हुन, इस गन को देने के बाद जब तुम मार्शल आर्टिस्ट को फ्रंट लाइन पर लेकर के आ जाओगे तो प्लीज़ उन लोगों के साथ मेन गेट पे ही इंतज़ार करना। बड़ो चैन जो की बातों को सुन के बोलते हैं मेन गेट क्या, तुम्हारा इससे क्या कहने का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव। जो बोलता है, मेरा मतलब है तुम लोगों को बस एंट्रेंस को ही ब्लॉक करना है, क्या तुम लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती। ईलोंग बोलता है, नहीं बिग ब्रदर, प्लीज़ मुझे अच्छे से क्लियर कीजिए, एंट्रेंस को ब्लॉक करने के बाद आखिर हमें करना क्या है। जो बोलता है, तुम लोगों को बस वहाँ पे जा करके एंट्रेंस को ही ब्लॉक करना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि इस बार भी किसी को हर्ट हो। अब जो इस सेंटेंस को जैसे ही इनको बोलता है, ये तेजी में वहाँ से अटैक करने के लिए निकल जाता है। अब जो के निकलने के साथ ही ये वीडियो यहीं पर ही मैं ख़त्म करना चाहूँगा। और इतने दिनों से वीडियो ना आने का कारण था भाई, क्योंकि मेरे को 7 दिन तक लगातार 7 दिन तक मेरे को बुखार ही रहा है। अब मेरा बुखार तो हट गया है लेकिन सर्दी खांसी है, लेकिन वो मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं ट्राई करूँगा कि भाई अगली वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाए। और इसका सीज़न 2 जल्दी ही ख़त्म होने वाला है जैसा कि मैंने तुम लोगों को बता दिया है। और जब तक इसका सीज़न 2 ख़त्म नहीं हो जाता कोई और वीडियो नहीं आएगी, इसी की 1-2 वीडियो और आएगी, फिर इसका सीज़न 2 ख़त्म है। तो बस भाई तुम लोगों को बस मैं
मेरे को इतना ही बताना था, क्योंकि मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत सारी गालियाँ सुनने को मिल चुकी है। इसलिए भाई मैंने तुम लोगों को अपना हेल्थ अपडेट दे दिया, जिससे कि तुम लोगों को भाई कम से कम तसल्ली तो मिले। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।